तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ब्लेंडर के नए ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने रूम में मटेरियल्स डालते हैं या फिर कैसे हम इसमें टेक्सचरिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल्स डालने के लिए जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमें मटेरियल्स डालने हैं, सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे और मटेरियल प्रॉपर्टीज़ वाले टैब पर चले जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद हम डायरेक्टली न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक नया मटेरियल क्रिएट हो जाएगा जो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइंड है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जो बेस कलर की वैल्यू है इसको चेंज करता हूँ तो मेरा जो सीन है उसका भी कलर चेंज होता है। बट अभी ये मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैं सॉलिड मोड में हूँ। मैं जैसे ही मटेरियल मोड में जाऊँगा तो मुझे अपना जो भी कलर मैंने यहाँ पे किया हुआ है वो विजिबल होने लग जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक मोड और होता है, वो होता है रेंडर्ड मोड। तो रेंडर्ड मोड में वो दिखता है जो हमें रेंडर होने के बाद दिखेगा। अब यहाँ पर लाइट की इतनी कमी इसलिए है क्योंकि हमारे सीन में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी पॉइंट लाइट डली हुई है। तो ये अभी हम आगे लाइटिंग में समझेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मटेरियल मोड में और यहाँ पर आने के बाद हम अपने रूम को कलर देना स्टार्ट करते हैं। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप कौन सा कलर अपनी वॉल्स को और बेस को देना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वॉल्स हैं उनका कलर कुछ ऐसा ब्लूइश टाइप का रहे, यानी कि कुछ इस टाइप का। बाद में हम इसे और चेंज करेंगे। और मेरा जो ये नीचे वाला बेस है इसका कलर मैं चाहता हूँ कि कुछ ऑरेंज टाइप का रहे, यानी कि ब्लू के जो अपोजिट आ रहा है कलर व्हील में कुछ उस टाइप का रहे। तो इसको मैं कुछ वाइब्रेंट सा ऑरेंज कलर दे के देखता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये यहाँ पर ठीक रहेगा। अब हमारा ये जो विंडो वाला पार्ट है यहाँ पर हम कुछ ब्राउन टाइप का कलर देना चाहेंगे, तो इसे सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारा देखिए जो बेस वाला मटेरियल है वो डला हुआ है, जिस वजह से हम अगर किसी एक का कलर चेंज करेंगे तो दोनों का साथ में चेंज हो रहा है। तो हम अपने विंडो में एक नया मटेरियल देना होगा। तो सबसे पहले इसका कलर हम कुछ ऐसा रखते हैं और उसके बाद में हमारी जो विंडो है इसे सेलेक्ट करके इसमें जो ये मटेरियल डला हुआ है यहाँ पर माइनस पर प्रेस करके इसे हटा देते हैं। तो और फिर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो अब इस पर एक नया मटेरियल आ चुका है जिसका नाम भी कुछ और है। आप चाहें तो इसे रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करके, बट मेरे केस में ठीक है। तो इसका कलर मैं कुछ ब्राउन टाइप का करूँगा। उसके लिए मैं इसे यहाँ पर लाऊँगा और इसके बाद में हमारा जो टोन है इसको मैं डार्क की तरफ लाऊँगा। तो आप देखेंगे जो हमारा बेस कलर है वो कुछ ब्राउनिश टाइप का यहाँ पर बन चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ब्राउनिश कलर अपना बना सकते हैं बेस का। तो ये ठीक रहेगा। अब आपको इसको अच्छे से एडजस्ट करके देखना है। अब जो मेरे नीचे ज़मीन में वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं, मैं इसमें कोई मटेरियल दे देता हूँ। तो उसके लिए इसे सेलेक्ट करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और कुछ ऐसा वुड टाइप का कलर हम इसमें दे देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कुछ लाइट वुड टाइप का कलर दूँ। तो लाइट वुड के लिए यहाँ पर आएंगे और थोड़ा सा टोन को अपनी डार्क कर लेंगे। आई थिंक इतना ये सही रहेगा। ठीक। और अब जो हमारा फ़ोटो फ्रेम है इस पर भी हम कोई कलर दे सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें वॉल के कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पर डार्क कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, डार्क ब्लू टाइप का कलर दे देते हैं, कुछ ऐसा टाइप का। देखिए सही लग रहा है। और जो सेंटर वाला पार्ट है, अब जो हमारी विंडो है इसका जो सेंटर का पार्ट है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अलग कलर हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम इसके एडिट मोड में आएंगे और हम चाहते हैं कि जिस फेज़ में कोई अलग कलर हो उस फेज़ को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ प्लस पे आके एक नया मटेरियल क्रिएट करेंगे और फिर उस फेस पे इस नए मटेरियल को असाइन पे प्रेस करके असाइन कर देंगे। तो आप देखेंगे कि एक नया मटेरियल आपके एक नए फेस के लिए असाइन हो चुका होगा। तो इसको हम न्यू पे क्लिक करते हैं और इसका कलर हम वाइट ही अभी रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सोफ़ा हैं इनमें भी ये बेस वाला ऑरेंज कलर टाइप का रहे। तो उसके लिए हम डायरेक्टली इस मटेरियल को इन सोफ़ाज़ में डालने के लिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लेफ़्ट क्लिक ड्रैग करेंगे और इस मटेरियल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जहाँ पर भी हमें इसे यूज़ करना है। तो मैं इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। वैसे ही मैं इसे यहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। सिमिलरली इसकी अपर वाली जो गद्दियाँ हैं इनमें भी मैं सेम मटेरियल देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। आप जो भी इनको कलर देना चाहें आप वो यहाँ पर इन्हें दे सकते हैं। अब जो हमारे सोफ़ाज़ हैं, सोफ़ाज़ के आप देख सकते हैं कि लेग्स हैं। इन लेग्स में आप चाहें तो ये विंडो वाला ब्राउन कलर दे सकते हैं। तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इन लेग्स में इस कलर को हम इस तरीके से पुट कर देते हैं। देखिए तो अब ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। साथ ही में अब हमारी जो ये पिलोज़ बची हुई हैं इन पिलोज़ में भी हम हमारा जो ये वॉल का कलर था ये असाइन कर देते हैं। तो डायरेक्टली हम इस कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इन पिलोज़ में ऐसे डाल देंगे। तो ये पिलोज़ का कलर चेंज हो जाएगा। अब हमारे जो कर्टेन्स हैं, हमें कर्टेन्स में कोई कलर देना है। तो कर्टेन्स को सेलेक्ट करिए और जो भी कलर आपको कर्टेन्स में देना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि हमारे कर्टेन्स में ऑरेंज कलर ही रहे। तो मैं इसको ऑरेंज को डायरेक्टली यहाँ पे कुछ इस तरीके से पुट कर देता हूँ।
अब इसके बाद में बेसिक कलरिंग हमने कर ली है। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो पर्दे हैं वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएं, यानी कि रेज़ उनसे आर पार आ रही हों। तो वो चीज़ें भी अभी हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। अब जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है ये ज़्यादातर यहाँ पे लोहे का रहता है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और न्यू पे क्लिक करके जो रफनेस की वैल्यू है इसको ज़ीरो कर देंगे और मेटेलिक की वैल्यू को फुल कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लोहे का, इसमें एक तरीके का कलर आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी एक मेटल का कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेटल का कलर सही है। सेम कलर मैं चाहता हूँ कि इन होल्डर्स में भी हो, तो इन होल्डर्स में भी मैं सेम कलर मेटल का दे देता हूँ। और उसी तरीके से जो हमारे ये जितने भी टोरस हैं इनमें भी मैं चाहता हूँ कि सेम मेटल वाला कलर हो। तो इसी मटेरियल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ भी डाल देंगे। देखिए, तो अब हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब हमारा जो लाइट है इसमें मटेरियल डालना बचा है। तो लाइट में कैसा रहेगा, मैं चाहता हूँ कि लाइट में जो नीचे का पार्ट है यहाँ पे इसको थोड़ा गोल्डन सा कर लेते हैं। और ये वाला पार्ट तो एमिशन करेगा, यानी यहाँ से रेज़ आएंगी। तो उसके लिए इसके एडिट मोड में आते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑल्ट के साथ में अगर आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे इस तरीके से तो पूरी की पूरी आपकी रिंग सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये ऊपर वाली रिंग भी और ये वाली सारी की सारी रिंग्स को मैं एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब जब मैंने न्यू पे क्लिक करा तो मेरे पूरे के पूरे एक ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे नया मटेरियल आया, पर इतने से पार्ट के लिए मैं एक और मटेरियल ऐड करूँगा। तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और इसे यहाँ पे असाइन कर दूँगा। तो अब मैं इसका कलर चेंज करके जैसा चाहूँ वैसा रख सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक गोल्डन टाइप का फ्रेम रहे, तो मैं येलो के पास लाता हूँ और रफनेस को ज़ीरो करके मेटेलिक को फुल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपका गोल्डन टाइप का कलर यहाँ पे बन चुका है। और जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ डार्क सा यहाँ पे मेटल रहे, तो रफनेस ज़ीरो एंड मेटेलिक फुल। और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि जिस भी तरीके का आपको मेटल इसे बनाना है। तो ये बिल्कुल बढ़िया है। अब जो हमारा नीचे का लैम्प है यहाँ से रेज़ निकलनी चाहिए, यानी कि ये एमिट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक नया मटेरियल ले आता हूँ। अब हमारा जो सरफेस है ये यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF सेलेक्टेड है। प्रिंसिपल BSDF के अंदर भी आप एमिशन क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं आपको एक अलग से नोड बता रहा हूँ। तो प्रिंसिपल BSDF के अंदर बेसिकली हम सारे तरीके के नोड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रिंसिपल्ड की मदद से ही कोई भी ग्लास बना सकते हैं या फिर कोई भी एक अलग तरीके का टेक्सचर बना सकते हैं। बट हमें सरफेस में कुछ और नोड्स भी दिए होते हैं जिनको हम यहाँ पे कनेक्ट करके डायरेक्टली वो मटेरियल ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रिंसिपल पे क्लिक करूँ और यहाँ से एमिशन पे चले जाऊँ तो डायरेक्टली मेरा जो एमिशन वाला नोड है यहाँ पे डल जाएगा और मुझे एक स्ट्रेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसे बढ़ाऊँगा घटाऊँगा तो मेरी लाइट को जिस हिसाब से एमिट करना होगा ये उस हिसाब से एमिट करेगी। तो फ़िलहाल हम इसे रख लेते हैं यहाँ पे 15, इतना ठीक है। और फिर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे चेंज कर लेंगे। अब हमारा लास्ट रग बच गया है, तो इसमें भी हम कोई मटेरियल दे देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे रग का जो बेसिक मटेरियल है वो ब्लू रहे और उसके कॉन्ट्रास्ट में फिर अंदर को ऑरेंज कलर रहे। तो डायरेक्टली इस ब्लू मटेरियल को हम यहाँ पे दे देते हैं और इसके एडिट मोड में आ जाते हैं। अब एडिट मोड में आने के बाद जो सेंटर फेस है, आप चाहे तो सेंटर फेस में कोई अलग कलर दे सकते हैं। उसके लिए नया मटेरियल लेंगे, इसे सेंटर फेस पे असाइन कर लेंगे और इसका जो भी मटेरियल हमें देना होगा वो हम दे देंगे। तो अगर आपको इसको कुछ ऑरेंज वाला ही देना है तो आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी रख सकते हैं, तो वो सेम मटेरियल यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि इसमें यहाँ पर बॉर्डर्स में भी कुछ अलग कलर रहे, तो उसके लिए इसके एडिट मोड में आएंगे और ये वाले जो हमारे जितने भी फेसेस हैं साइड वाले इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और आई प्रेस करके इनको इंसर्ट कर लेंगे। तो इतना ये ठीक है। अब इतने से पार्ट में हम अलग कलर दे देते हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्टली अलग मटेरियल पे इसको असाइन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी आप यहाँ पे कलर इसमें दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी हार्ड एजेस दिख रही होंगी, तो इसे ठीक करने के लिए आप डायरेक्टली इसके सब डिवीज़न के लेवल को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये गायब हो जाएंगी। अब ये बिल्कुल सही है। अब हमें इसमें लाइटिंग करनी है, तो लाइटिंग करने के लिए हम आ जाएंगे रेंडर्ड मोड में। और अब हम जिस रेंडर इंजन में हैं ये है ईवी रेंडर इंजन। ईवी रेंडर इंजन बहुत स्मूथ होता है, यानी कि आप इसमें रेंडर्ड मोड में बहुत इजीली ऐसे रियल टाइम व्यू कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। किधर भी आप ड्रैग व्रैग करेंगे आपकी इमेज फटेगी नहीं और यहाँ पे नॉइज़ नहीं आएगी। और हमारे पास एक होता है साइकिल्स रेंडर इंजन। साइकिल्स रेंडर इंजन से हमारे जो कलर्स होते हैं वो थोड़ा और अच्छे से निकल के आते हैं। सेम चीज़ ईवी में भी हो सकती है, बट फिर हम उसमें हमें नोट सेटअप को थोड़ा अच्छा करना होता है शेडिंग में जाके। बट साइकिल्स के अंदर वो डायरेक्टली बहुत अच्छे कलर्स हमें निकाल के देता है। तो हम एक काम करते हैं, हम फ़िलहाल के लिए अपने रेंडर इंजन को ईवी से साइकिल्स में स्विच कर लेते हैं। और साइकिल्स में स्विच करते ही आप देखेंगे कि आपका जो ग्लो वगैरह ये सब दिख रहा होगा, ये सब ईवी में भी हो जाता है, बट उसके लिए हमें यहाँ पर ब्लूम इफेक्ट वगैरह ऑन करने होते हैं।
तो अब ये बिल्कुल ठीक है। साथ में आप देखेंगे अगर अब मैं ड्रैग करता हूँ ऐसे रेंडर मोड में तो इसमें बहुत सारी नॉइज़ आ जाती है। इस नॉइज़ को हटाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है डी नॉइज़ का। आप इसको ऑन कर देंगे तो ये नॉइज़ थोड़ी देर के लिए आपकी ऐसे डिसअपियर हो जाएगी। और यहाँ पे जो सैम्पल्स हैं इनको मैं घटा के कर लेता हूँ 50, ताकि मेरा जो सीन है वो स्मूथ रहे और अभी लैग ना करे। तो इतना ये ठीक है। अब इसमें जो भी कलर्स हमें फ़िक्स करने हैं उन्हें हम फिक्स कर सकते हैं और यहाँ पे लाइटिंग कर सकते हैं। तो लाइटिंग करने के लिए सबसे पहले अपने कर्सर को हम सेंटर पे ले आते हैं। तो शिफ्ट एस प्रेस करते हैं, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन पे क्लिक कर देते हैं तो ये सेंटर पे आ जाएगा। और यहाँ पर मैं एक एरिया लाइट क्रिएट करने वाला हूँ। तो शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और लाइट में जाके एक एरिया लाइट क्रिएट कर लूँगा और इसको ऊपर ले जाऊँगा। और इसके बाद में इस लाइट की जो पावर है इसको मैं इंक्रीज़ कर लूँगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो सीन है इसमें उजाला हो जाएगा। साथ ही मैं इस लाइट के साइज को भी मैं इंक्रीज़ कर लूँगा थोड़ा सा। तो इतना कर लेते हैं और थोड़ा और ऊपर आ जाते हैं। अब इसकी जो पावर है इसको आप जितना चाहें उतना ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ठीक लग रहा है। अब इसके बाद में हम अपने कैमरा के व्यू में आ जाते हैं और कैमरा को एडजस्ट कर लेते हैं जो सीन हमें जिस तरीके से रेंडर करना है। तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से 0 प्रेस करूँगा तो मैं कैमरा के व्यू में आ जाऊँगा। अब मुझे वो दिखाई दे रहा है जो मेरे कैमरा को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बॉक्स सा बना आ रहा है। ये जो बॉक्स है ये आपका कैमरा व्यू है। इसके बाहर का पार्ट कुछ भी आपके कैमरे में कैप्चर नहीं होने वाला है। तो बाहर के पार्ट को अनविजिबल करने के लिए उसके लिए हम कैमरे को सेलेक्ट करते हैं और कैमरा सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पर नीचे आएंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा व्यू पोर्ट डिस्प्ले का, जिसको हम ऑन करेंगे और यहाँ से पास पार्ट आउट की वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर लेंगे। तो जो आउटर पार्ट है वो पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे ब्लैक आउट हो जाएगा और आपको विजिबल नहीं होगा। अब आपको इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। अब हमें अपने कैमरे को मूव करना है तो हमारा कैमरा सेलेक्टेड होना चाहिए और अपने कीबोर्ड से हम GZ या फिर इस तरीके से इसको ऐसे मूव भी कर सकते हैं। साथ ही में हम इसको डायरेक्टली अपने स्क्रॉल से भी मूव कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से N प्रेस करेंगे और व्यू में जाएंगे और लॉक कैमरा टू व्यू पे क्लिक कर देंगे। तो अब जिधर भी हम अपने माउस को ऐसे कर्सर को लेके जाते हैं वहाँ से उस व्यू से हम अपने यहाँ पे सीन की इमेज निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आप इसे यहाँ पर लेके आते हैं तो आप ऐसे व्यू से भी इसकी इमेज को निकाल सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ जिस व्यू से मैं इसकी इमेज लेना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये एकदम सही रहेगा। साथ ही में हमारा जो कैमरा है इसकी फोकल लेंथ को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे कम करेंगे तो आप बड़े व्यू को कैप्चर कर सकते हैं और अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो आप एक छोटे व्यू को कुछ इस तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। तो मैं अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करके कुछ 113 के आसपास रखता हूँ और फिर जूम आउट कर लेता हूँ। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी ये सही है और इसमें कैमरे की फोकल लेंथ से भी एक अच्छा मिनिएचर इफेक्ट टाइप का आ चुका है। अब ये बिल्कुल सही है। साथ ही में आप लोग देखेंगे कि हमारी ग्रिड और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं जिस वजह से हमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इन्हें हाइड करने के लिए हम डायरेक्टली ओवरलेस को ऑफ कर देंगे तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हाइड हो जाएंगे और सिर्फ हमारा रेंडर्ड पार्ट हमें दिखने लग जाएगा। जैसे ही हमारा कैमरा अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा तो हम अपने कैमरे के जो हमने लॉक टू कैमरा व्यू किया हुआ था उसे बंद कर देंगे ताकि जब भी हम स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करें उससे हमारे सीन में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं N प्रेस करूँगा और लॉक कैमरा टू व्यू को ऑफ कर लूँगा। अब अगर मैं कुछ भी जूम इन जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अब ये बिल्कुल सही है। अब मैंने नोटिस किया कि हमारा जो पर्दा है ये काफ़ी फ्लैट सा लग रहा है। इसमें हमने ट्रांसलूसेंट नहीं डाला है जिससे कि रेज़ इसके आर पार आएंगी। तो उसके लिए हम यहाँ से शेडिंग वाले टैब पर चले जाते हैं और शेडिंग वाले टैब पर आने के बाद हम अपने पर्दे को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अपने पर्दे को सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा नोट सिस्टम खुल गया है। ये इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इसमें बस इतना सा है कि ये आपका प्रिंसिपल BSDF है जहाँ से आपने बेस कलर चेंज किया था और ये आपका मटेरियल आउटपुट है जहाँ से आपका जो मटेरियल है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके बीच में हम कुछ छेड़छाड़ करके एक ट्रांसलूसेंट नोट डाल देंगे जिससे कि हमारा पर्दे से हमें आर पार दिखने लग जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले इस मटेरियल को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम जो भी चेंज इसमें करें इससे किसी और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज ना आए। तो कॉपी करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है न्यू मटेरियल, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब हमारा मटेरियल कॉपी हो चुका है। अब हम इसमें कोई भी चेंज करेंगे तो हमारे बाकी के सीन के मटेरियल्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सबसे पहले मिक्स शेडर का। तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे सर्च में जाके मिक्स शेडर सर्च कर लूँगा और फिर इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दूँगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे नोड्स में कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे एक और BSDF डालेंगे, वो है ट्रांसलूसेंट BSDF। तो मैं वापस से शिफ्ट प्लस ए प्रेस करूँगा, सर्च पे क्लिक करूँगा और इस बार मैं सर्च करूँगा ट्रांसलूसेंट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा और इसे यहाँ पर रख दूँगा।
अब इसका जो यहाँ पे BSDF है, इसे मैं अपने मिक्स शेडर के दूसरे शेडर से कंबाइन कर दूंगा, तो हमारा ट्रांसलूसेंट और प्रिंसिपल दोनों कनेक्ट होकर फाइनली मटेरियल आउटपुट में चले जाएंगे और हमारा एक ट्रांसलूसेंट इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसे हम रेंडर्ड मोड में इजीली देख पाएंगे। तो मैं रेंडर्ड व्यू में आ जाता हूँ। अब आप देखेंगे कि आपके पर्दे से थोड़ा बहुत आपको ऐसे आर पार दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही आप इसकी वैल्यू को छेड़ेंगे, अगर आप फैक्टर को घटाते या बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी ट्रांसपेरेंसी की चेंज होगी। तो मेरे केस में इतना ट्रांसपेरेंट ये बिल्कुल सही रहेगा और यही सेम कलर हम दूसरे पर्दे में भी असाइन कर देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल बढ़िया है। अब हमारे सीन में बाहर से अंदर की तरफ आती हुई कोई भी लाइट नहीं है, जिस वजह से हमारे पर्दे से कोई भी लाइट आती हुई नहीं दिख रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइट क्रिएट करेंगे और उसे अपने सीन के बाहर रख देंगे। तो मैं मटेरियल प्रीव्यू में आ जाता हूँ ताकि ज़्यादा लैग ना करे। तो मैं मटेरियल में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं एक और एरिया लाइट क्रिएट कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगी। इसके बाद मैं इसे एक्स एक्सिस में मूव करके अपने सीन के बाहर ले जा लेता हूँ और इसे RY90 प्रेस करके वाई एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो गया है तो आप RY-90 कर सकते हैं, या फिर RY180 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। अब इसके साइज को हम इंक्रीज़ कर लेंगे, तो इतना ये ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है इसको हम इंक्रीज़ कर लेंगे और रेंडर्ड में देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा। देखिए, तो इसकी वैल्यू बढ़ाने से आप देखेंगे कि आपके पर्दे से ऐसे आर पार यहाँ पे लाइट आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। अब हम अपने सीन के लिए एक बेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम हवा में टाइप का लग रहा है। तो बेस क्रिएट करने के लिए मैं सॉलिड व्यू में आ जाता हूँ और शिफ्ट A प्रेस करके एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ और इस प्लेन को अपने जो सीन है इसके नीचे रख लेते हैं, जस्ट नीचे कुछ ऐसे। और इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारे कैमरा व्यू में ना आए। अगर फिर भी हमारे कैमरा व्यू में आ रहा है बहुत सारा साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद में भी, तो हमें यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करना होगा। तो इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं, इतना ठीक है। फिर हम इसके एडिट मोड में आ जाते हैं और इन दोनों एजेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ई प्रेस करके इन्हें Z एक्सिस में हम ऐसे एक्सट्रूड कर लेंगे। अब जो हमारा शार्प वाला पार्ट है इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल B प्रेस करेंगे और कुछ ऐसे हम इसे फिर बेवल कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। और फिर W प्रेस करके शेड स्मूथ कर देंगे, तो ये पार्ट बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो जाएगा। और अब हम इसे रेंडर्ड व्यू में एक बार चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही लग रहा है। अब जो ये नीचे का बेस का पार्ट है, आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो आपको सही लगे वो आप रख लीजिए। तो हल्का सा हम इसे कुछ इस तरीके का कलर दे देते हैं। अब हमें यहाँ पे लाइटिंग में कुछ और चेंजेस भी करने हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके सीन से यहाँ पे बहुत सारे गलत तरीके की शेडोज़ आ रही हैं, तो इन्हें हमें ठीक करना है। उसके लिए सबसे पहले हमारी जो पॉइंट लाइट है इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसका अब हमें कोई भी यूज़ नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि एक पॉइंट लाइट डिलीट करने से यहाँ पे शेडोज़ में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है और अभी ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। साथ ही में मुझे लग रहा है कि मेरे सीन में थोड़ा ज़्यादा अंधेरा हो गया है, तो उसके लिए जो मेरी एरिया लाइट है इसको मैं थोड़ा सा, इसकी जो पावर है उसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और उजाला मेरे सीन में हो जाए। तो इतना वॉट मैंने इसे रख लिया है। साथ ही में अगर आप चाहें कि एकदम स्ट्रेट अगर यहाँ पर लाइट दे रहा है और आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा शेडो दे कर्व में, तो उसके लिए आप इसे मूव करके थोड़ा सा इधर पे रख सकते हैं और फिर आप इसे थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं किसी एक एक्सिस में। तो आप देखेंगे कि ये कुछ एक साइड से लाइट देगा और आपके सीन में थोड़ी अच्छी शेडोज़ वगैरह दे देगा। तो अभी ये बिल्कुल सही लग रहा है। साथ ही में आप लोग एक चीज़ और देखेंगे कि हमारे जो सीन की वॉल्स हैं इनकी जो एजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रही हैं, तो मैं इन्हें थोड़ा सा बेवल कर लूँगा। उसके लिए मैं इसके एडिट मोड में आऊँगा और एज सेलेक्शन में आके इन सभी एजेस को ऑल्ट प्रेस करके कुछ ऐसे सबको सेलेक्ट कर लूँगा। आप चाहें तो पूरे ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से स्लैश प्रेस करके, तो पूरा ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा। और आइसोलेट करके भी आप सारी एजेस को ऐसे ईजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सही है। जो भी एज आपकी रह गई है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, एक ये वाली, एक ऊपर और एक इधर की तरफ वाली। तो अब ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसे बेवल कर सकते हैं, तो स्लैश वापस से प्रेस कर लेते हैं और कंट्रोल B प्रेस करके इसे हम बेवल कर लेते हैं। साथ ही में जो बेवल अमाउंट है इसको आप स्क्रॉल से कंट्रोल कर सकते हैं कि जितना आपको बेवल करना है। तो फ़िलहाल हम इसे इतना रखते हैं, तो ये मेरे ख्याल से अब सही है। और W प्रेस करके आप इसे शेड स्मूथ कर लेंगे तो कुछ ऐसे ये स्मूथ हो जाएगा। अगर कहीं पे ऐसा पैच बना हुआ आ रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल R प्रेस करके ऐसे एक सपोर्टिंग लूप डाल सकते हैं अपनी विंडो के लिए, ताकि वहाँ पे पैच ना आए।
तो ये ठीक है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं रेंडर्ड मोड में कि ये कैसा लग रहा है। देखिए अभी ये काफ़ी बेटर है, अब ये स्मूथ भी लग रहा है और काफ़ी सही है। जो बेस है आप चाहें तो इसी तरीके से बेस को भी बेवल कर सकते हैं। तो बेस को डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे और एडिट मोड में आएंगे और इसकी भी सभी एजेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे, या डायरेक्टली सेलेक्ट में जाएंगे और सेलेक्ट शार्प एजेस पे क्लिक कर देंगे तो सारी की सारी शार्प एजेस ऐसे यहाँ से सेलेक्ट हो जाती हैं। और इसके बाद कंट्रोल बी प्रेस करके आप इसे बेवल कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है और हम इसे शेड स्मूथ कर लेते हैं। अगर ये थोड़ा नीचे चला गया है आपके प्लैंक्स से तो आप इसको थोड़ा ऊपर ला सकते हैं। और अभी मुझे लग रहा है कि हमारा एक प्लैंक यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, तो एरे में जाके हम इसकी एक वैल्यू को कम कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल सही है। हम देख लेते हैं रेंडर्ड में कैसा लग रहा है। देखिए अब आपका सीन काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा लग रहा है। साथ ही में अब जो हमारे प्लैंक्स हैं इनको हम थोड़ा सा और रिफ्लेक्टिव बना सकते हैं। उसके लिए इन्हें सेलेक्ट करें और यहाँ पे जिनमें जो मटेरियल डला हुआ है इसकी रफनेस की वैल्यू को अगर आप कम करेंगे तो ये थोड़ा सा और शाइनी हो जाएगा। देखिए रफनेस कम करते ही ये और ज़्यादा शाइन मार रहा है, तो रफनेस को हम लगभग इतना रख लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आपके सीन में कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा शाइनी हो रहा है तो आप डायरेक्टली उसे सेलेक्ट करके उसकी रफनेस की वैल्यू को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही में जो फ़ोटो फ्रेम है आप चाहें तो यहाँ पे कुछ कलर वगैरह दे सकते हैं। और इसमें अभी हम इमेज टेक्सचर्स वगैरह डालना तो नहीं सिखा रहे हैं, बट लेटर ऑन नई वीडियोज़ में हम उसे सिखाएंगे। और हमारा जो बेसिक सा रूम था उसमें मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, सब कुछ, लाइटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और तो हम इसका फाइनल रेंडर निकाल लेते हैं। उसके लिए हम देख लेते हैं कैमरा व्यू हमारा सही है नहीं। देखिए ये ठीक रहेगा। आप चाहें तो फोकल लेंथ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जितनी आपको रखनी है इतनी। ये मेरे ख्याल से सही रहेगी, थोड़ा ज़्यादा हो गई है, इतनी रखते हैं। अब मैं इसको GZZ प्रेस करके कुछ ऐसे जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से फोकल लेंथ सही है। अब इसका फाइनल रेंडर निकालने के लिए हम डायरेक्टली रेंडर वाले टैब पर आ जाएंगे और यहाँ से सैम्पल्स वगैरह को, जो सैम्पल्स हैं 4000 हो रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं और आपका कंप्यूटर इसे रेंडर करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसे हम कम करके 500 कर लेंगे। 500 बहुत ज़्यादा होते हैं। और साथ में डिनॉइज़र को आप चाहें तो ऑन कर लीजिए। ऑन करने से आपके जो रेंडर आएगा फाइनल उसमें बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आएगी, ये उसको सब डिनॉइज़ कर देगा। और साथ ही में आप चाहें तो इसका जो रिजोल्यूशन है इसको 4K कर सकते हैं। इसको 4K करने के लिए या तो आप यहाँ पे 3840x2160 डाल दीजिए, या जो परसेंटेज है रिजोल्यूशन का इसे 200 कर दीजिए, तो भी आपकी इमेज 4K आ जाएगी। तो फ़िलहाल मैं इसे 100% ही रखता हूँ। और यहाँ से अपना जो भी आउटपुट है, जहाँ भी आपकी वीडियो आनी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और जिस फॉर्मेट में चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप कलर मैनेजमेंट में जाके यहाँ से अपनी जो फाइनल आउटपुट आने वाला है उसका कलर मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं। बट उससे अच्छा ये रहेगा कि हम रेंडर वाले टैब पे आएँ और यहाँ पे कलर मैनेजमेंट में जाएँ और यहाँ से हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो हम कर लें। तो आप चाहें तो यहाँ से एक्सपोजर को बढ़ा घटा सकते हैं और साथ ही में इसे कॉन्ट्रास्ट भी इसका बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको लुक में जाना है और इसको आपको मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट या जो भी आप कॉन्ट्रास्ट देना चाहते हैं वो दे देना है। तो मैं इसे हाई कॉन्ट्रास्ट कर देता हूँ, जो कि बिल्कुल एकदम बढ़िया लग रहा है। फाइनली इसे रेंडर करने के लिए हम सीधा रेंडर पे क्लिक करेंगे और रेंडर इमेज पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल रेंडर है वो होने लग जाएगा। तो फाइनली गाइज हम लोगों का यहाँ पर रेंडर कंप्लीट हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों ने बहुत बेसिक यहाँ पर बनाया हुआ था, आगे की वीडियोस में हम बहुत एडवांस भी सीखेंगे। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे की वीडियोस मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।